वाव! हैरत अंगेज लगने वाली लहरें। हम तो इन्हें देखकर वाकई हैरान रह गए। और जबरदस्त आकार की आसमानी बिजली। कमाल था, मकड़ी जैसी ये बिजली आसमान में दौड़ रही थी। आसमान में मौजूद रहस्यमय रोशनियों से लेकर और ये क्या है? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। एक अनोखे बादल से करीबी मुठभेड़ तक। ये गरज भरे तूफानों से भी आगे बढ़कर बादलों से बाहर निकलते दानव जैसे दिखते हैं। मौसम की उग्र दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आप कुदरत को उसके बेलगाम रूप में देखेंगे। ये ऐसी असाधारण घटनाएं हैं जिनकी कल्पना फिल्मी दुनिया भी नहीं कर पाती। हम जानेंगे कि ये अजीबोगरीब अवस्थाएं कैसे और क्यों पैदा होती हैं। हम कामयाब रहे। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ओशियनसाइड, कैलिफोर्निया, सितंबर सन 2011। अपने टीवी सेट को एडजस्ट करने की कोशिश मत करिए। ये लहरें अंधेरे में वाकई इसी तरह चमक रही हैं। सर्फर इन कमाल की लहरों का आनंद लेने दौड़ते हैं और गीली रेत पर चलने से रंग की हैरत अंगेज चमक पैदा होती है। ये चमकदार लाइट शो मौसम का अजीबोगरीब नतीजा है। स्थानीय निवासी लोगन कॉल इस हैरत अंगेज घटना को फिल्माने के बारे में बताते हैं। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगा रखा था और हम इसी जगह खड़े थे। यहाँ लोग कतार लगाकर खड़े हुए थे। फिर हमने जो दृश्य देखा वो वाकई गजब का था। इस कमाल के प्रभाव के पीछे क्या वजह मौजूद है, ये जानने के लिए हमें फिर से पीछे लौटना होगा। दिन में तट पर जाने वालों को समुद्र के आमतौर पर नीले रहने वाले पानी में एक विशाल लाल पट्टी सी नजर आई, लेकिन ये तेल का कोई रिसाव नहीं था। ये तो 100% एक कुदरती घटना थी, जिसका कारण था मौसम। मॉन्ट्री बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टीव हैरक जानते हैं कि समुद्र की गहराई में क्या कुछ मंडरा रहा है। इस तरह की लाल लहरें तब बनती हैं जब एक कोशिका वाले बेहद छोटे जीव एक साथ प्रजनन करते हैं। इन जीवों को डायनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है और ये बड़ी तादाद में नजर आते हैं, जिससे पानी में बड़े बड़े लाल धब्बे बन जाते हैं। ये जीव यहाँ लगभग हर साल ही इसी तरह नजर आते हैं, लेकिन ये काफी कुछ मौसम की स्थितियों पर निर्भर करते हैं और उसके हिसाब से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तेज हवा चलने से पोषक तत्व फैलते हैं और गहरे पानी से डायनोफ्लैजिलेट्स ऊपर आते हैं। फिर धूप समुद्र को गर्म करके ऐसी खिलावट पैदा करती है। रात ढलने पर डायनोफ्लैजिलेट्स अपने असली रंग दिखाते हैं। ये कमाल का है। समुद्र में रहने वाले बहुत से जीवों की तरह इनमें भी बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से ये अंधेरे में नीली चमक पैदा कर सकते हैं। ये प्रतिक्रिया पानी में डायनोफ्लैजिलेट्स को डिस्टर्ब करने से होती है और ऐसा गीले तट पर चलने भर से हो सकता है। तब लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर चल रहे हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिसिस्ट जॉन हुथ इस प्रभाव को दोबारा पैदा करते हैं। वो एक टैंक में हजारों छोटे छोटे डायनोफ्लैजिलेट्स डालते हैं और उन्होंने पानी में सक्रियता पैदा करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ हमारे पास मछली पकड़ने का एक कृत्रिम चारा है जो मछली के तैरने जैसी हरकत पैदा करता है। जब धागे को खींचा जाता है तो ये चारा पानी में आगे की तरफ बढ़कर डायनोफ्लैजिलेट्स को डिस्टर्ब करता है। अगर आप रोशनी बंद कर दें तैयार तो नतीजा कमाल का होता है। टैंक में बिजली की अजीब सी चमक नजर आती है। समुद्र में पत्थर फेंक कर भी ये चमक देखी जा सकती है, जबकि कुछ लोग इस चमक को खास अंदाज में पैदा करते हैं। सैन डिएगो के सर्फर जोल पकेट इन लहरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और जब मौसम की स्थितियां इस स्थिति को पैदा करती हैं, तो वो इस मौके को बिल्कुल नहीं चूकते। जैसे ही ये चमकदार तरंगे दिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी पेडल मारते हैं रोशनी पैदा होती है, पानी को हिलाने से चमक पैदा होती है। हमें इस सब की वजह से बहुत मजा आता है। हमें कुछ बहुत ही शानदार फुटेज मिलने लगी। हम इसे फिल्मा भी रहे थे और साथ साथ देख भी रहे थे। इस तरह की सर्फिंग करने में हमें वाकई बहुत मजा आता है। इस वीडियो में जो ब्लूम दिख रहा है वैसा तो कभी देखा ही नहीं। मैंने बहुत लोगों से बात की है, उन्होंने भी इससे अच्छी चमक नहीं देखी। ये सबसे ज्यादा घनी
और चमकदार है। अगर तेज हवाओं के बाद आप कैलिफोर्निया के तट पर मौजूद हों, तो रात ढलने का इंतजार करें। हो सकता है आपको भी इस तरह की शानदार चमक दिखाई दे। लेक नाहुएल हुआपी, अर्जेंटीना, जून सन 2011। यहाँ के अजीब मौसम से तो और भी अजीब लहरें पैदा होती हैं। 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैली मीठे पानी की ये झील यूं लगती है जैसे टनों गीले कंक्रीट से भरी हो। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये रहस्यमय चीज यहाँ बहुत दूर से आई है और ये यहाँ हवा के पंखों पर सवार होकर पहुंची है। सीमा पार चिली में मौजूद है हुएवे कॉर्डन काउंजे ज्वालामुखी। दशकों तक खामोश रहने के बाद अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है और हवा इसकी राख को फैला रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एलन लेस्टर इस बारे में बताते हैं। इस ज्वालामुखी में से तमाम तरह की चीजें निकल रही हैं, बड़े कण, मंझोले कण और छोटे कण। शुरुआती विस्फोट से राख वातावरण में 11 किलोमीटर तक पहुंच गई, लेकिन जैसे इतना ही काफी नहीं था, ज्वालामुखी ने तो मौसम पर भी दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। प्लूम में मौजूद आपस में टकराती चट्टानों, धूल और पानी के कणों से पैदा स्टैटिक चार्ज शायद जबरदस्त आसमानी बिजली पैदा कर रहा था, जिससे ये प्राकृतिक हादसा पूरी तरह अप्राकृतिक लग रहा था। करीब 4000 लोगों को यहाँ से निकालना पड़ा, क्योंकि कारों और घरों पर मलबे की करीब 30 सेंटीमीटर मोटी परत जमा हो गई और इसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर ही नहीं पड़ा। ये राख, जिसके कण बहुत ही छोटे, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। वायुमंडल में मौजूद तेज हवाओं के जरिए धूल के ये बादल पूरे दक्षिण अमेरिका में फैल गए। ज्यादातर धूल अर्जेंटीना के ऊपर गिरी, जिससे ये झील तरल कंक्रीट के एक बड़े से बर्तन में बदल गई। नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए गोताखोरों को इस तैरती राख की मोटी परत से जूझना पड़ा। ये राख सीधी तली में नहीं जा रही थी। कारण था कि इसके कण बहुत छोटे थे और पत्थरों में हवा के बहुत छोटे बुलबुले भी थे जो इसे डूबने नहीं दे रहे थे, और ये चट्टानों को पानी में तैरा रहे थे। इस अजीब और जहरीले मौसम के छंट जाने के बाद भी हवा और लहरों के जरिए धूल की इस चादर को छटने में कई हफ्ते लगे। लेकिन अजीब बात थी कि पोषक तत्वों से भरपूर ज्वालामुखी राख के कारण पेड़ पौधे और वन्य जीव जल्द ही फिर से पनपने लगे। ज्वालामुखी विस्फोट की ताकत बहुत जबरदस्त होती है, और जब कोई ज्वालामुखी अपना ही मौसम पैदा कर पाए, जब वो धूल और चट्टानों को महाद्वीपों के पार भेज पाए, तो इससे पता चलता है कि कुदरत का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आगे देखिए, हमें जमीन के नीचे मौसम की कमाल की स्थितियां नजर आती हैं। गुफाएं भी अपनी छोटी मोटी जलवायु, अपना पर्यावरण पैदा कर सकती हैं। लगता था जैसे गुफा के अंदर तो इसके बाहर से भी ज्यादा बादल थे। और क्या ये कोई रेगिस्तान है या एक समुद्र तट? पानी के आसपास मौजूद इन अजीब टीलों को बनाया है अजीब मौसम ने। ये इस दुनिया का नहीं लगता, ये कमाल है। ये किसी और ग्रह जैसा लगता है। फंग nha के बैंक नेशनल पार्क, वियतनाम, सन 2013। ऐसा लगता है जैसे कोई भी जगह अजीब मौसम से बची हुई नहीं है, चाहे जमीन के नीचे ही क्यों ना हो। यहां आप एक गुफा में बने बादलों को देख रहे हैं। हैंग सन डोंग केव को 2009 में ही खोजा गया है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा बताया गया है। ये इतनी बड़ी है कि इसकी अपनी मौसम प्रणालियां हैं। सेंटर फॉर सिवियर वेदर रिसर्च की कैरन कोसिबा इसके बारे में बताती हैं। गुफाएं भी अपनी छोटी मोटी जलवायु, अपना पर्यावरण पैदा कर सकती हैं। तो किसी सूक्ष्म जलवायु में बहुत सी अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं। इसमें गर्म नमी हो सकती है, हवा के ठंडे बहाव हो सकते हैं और इससे इसका अपना मौसम पैदा हो सकता है। ये बात आपको शायद दूर की कौड़ी लगे, लेकिन ये गुफा कुछ जगहों पर 90 मीटर चौड़ी और करीब 240 मीटर गहरी है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें सियाटल की विश्व प्रसिद्ध स्पेस नीडल समा जाए और इसमें गर्म नम हवा ऊपर उठकर कंडेंस होकर जमीन के नीचे हैरत अंगेज बादल बना सकती है। दुनिया में गिनी चुनी ही ऐसी गुफाएं हैं जिनमें अपनी मौसम प्रणाली को कायम रखने लायक जगह है। फोटोग्राफर रॉबी शोन ने चीन में ऐसी ही एक गुफा खोजी है। इसका नाम है
क्लाउड लैडर हॉल। जब मैं पहली बार चेंबर के अंदर गया तो मैं इस जगह के विशाल आकार को देखकर हैरान रह गया। गुफा के अंदर कैसा मौसम होगा इस बारे में मुझे थोड़ा अंदाजा तो था, लेकिन जब मैं गुफा के अंदर गया और बादलों से घिर गया तो ये अनुभव एकदम अलग था। रॉबी ने जो तस्वीरें खींची हैं वो जमीन के नीचे मौजूद मौसम प्रणाली को शानदार ढंग से दिखाती हैं। लगता था जैसे गुफा के अंदर तो इसके बाहर से भी ज्यादा बादल थे। शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन जब मेरा दिमाग इस बादल के मुताबिक ढल गया तो मुझे ये जगह एकदम जादुई लगी। ये सचमुच एक चमत्कार है और बादलों से भरी इन विशाल गुफाओं की इन हैरत अंगेज नई खोजों के बाद कौन जाने इस दुनिया में अजीबोगरीब मौसम वाली और कौन सी जगहें हो सकती हैं। लेंसॉइस मैरिनियेंसेस, ब्राजील, सन 2010। ये जगह किसी आम समुद्र तट जैसी लग रही है, लेकिन इससे कुछ ही मीटर दूर रेगिस्तान मौजूद है। हैरत की बात है कि यहाँ ये दोनों चीजें हैं। रेत के टीलों के बीच ऐसी सैकड़ों रहस्यमय लगून बिखरे पड़े हैं। ये दुनिया का सबसे अजीब रेगिस्तान है। इस जगह तक विशेष गाइडों और 4 व्हील ड्राइव वाहनों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। फोटोग्राफर लॉरेन माट्रा को यहां पहुंचने में खासी मेहनत करनी पड़ी, पर यह मेहनत वसूल हो गई। मुझे टीलों से प्यार है। रेत के टीले, रेगिस्तान वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं और मैंने दुनिया भर में कई रेगिस्तान देखे हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में और सहारा में भी। और जब मैंने इस जगह की आसमान से खींची गई तस्वीरें देखी तो मैं इन टीलों की विशालता से बड़ा हैरान हो गया, जिनके बीच बीच में लगून थे। मैं सचमुच वहां जाकर अपने कैमरों से तस्वीरें खींचना चाहता था। ये जगह ऐसी है जैसे 1000 नखलिस्तानों को मिला दिया गया हो। यहाँ लगूनों की विविधता हैरान करती है। यहाँ पर थे कुछ हरे लगून, काले लगून, कुछ नीले लगून और उनके बीच बीच में थे ये रेत के टीले। ये हैरत अंगेज जगह थी। रेगिस्तान को उसकी मृग मरीचिका के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी नजारे को इतना अनोखा बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी मृग मरीचिका चाहिए। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रैंडी सर्वेनी इस अजीब जगह के बारे में बता रहे हैं। हम ब्राजील के जिस इलाके को देख रहे हैं वो एक ऐसी जगह के नजदीक है जहां जबरदस्त गरज भरे तूफान आते रहते हैं। इसे कहा जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ऐसे गरज भरे तूफानों वाली पट्टी है जो इक्वेटर के इर्द गिर्द पूरी दुनिया का चक्कर लगातार काटती रहती है। इक्वेटर के आसपास पूरे साल ही जबरदस्त गर्मी रहती है। सूर्य समुद्र को गर्म करता है, जिससे काफी पानी भाप बनकर हवा में पहुंचता है। फिर ये ऊपर उठकर ठंडा होकर बारिश के बादलों का निर्माण करता है। ऊपर उठने वाली हवा की जगह इक्वेटर के दोनों तरफ से आने वाली हवा लेती है और कन्वेक्शन पैदा करती है। पानी गर्म होने, भाप बनने और कन्वेक्शन का ये सिलसिला रोज चलकर तूफानों की एक स्थायी पट्टी बनाता है और इक्वेटर और इसके आसपास बारिश होती है। ये रेतीले टीले इक्वेटर वाली इस पट्टी में ही है और यहाँ हर साल करीब 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये बारिश बॉस्टन, न्यूयॉर्क या फिलाडेल्फिया से भी ज्यादा है। लेकिन ये तो रेत है, तो पानी को क्या यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए? इन टीलों के नीचे चट्टानों की अभेद्य परत मौजूद है, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी जमीन में नहीं समाता। नतीजतन इन टीलों के बीच वाली जगह में पानी कई दिनों तक भरा रहता है और यहाँ रेत के टीलों और पानी वाली ये अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये खूबसूरत लगून बनते हैं रेत के ऊपर ज्यादा बारिश होने से। हमारी खुशकिस्मती से इस कारण 1550 वर्ग किलोमीटर में दुनिया की सबसे अनोखी रेगिस्तानी और समुद्र तट वाली ये जगह बन गई है। जब आप टीलों के बीच पहुंचते हैं तो इन लगूनों को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ये एकदम दूसरी दुनिया है। ये कमाल की जगह है, किसी दूसरे ग्रह जैसी। यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी सबसे यादगार यात्राओं में से एक है। आगे देखिए, एक ऐसा कमाल का प्रभाव जो बना सकता है पहाड़ों को सुनहरा। हाँ, ये मेरा व्यू है। एक अजीबोगरीब स्नो ड्रिफ्ट जिसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बौनी लगती हैं। इस पर विश्वास करने के लिए मुझे 18 मीटर ऊंची बर्फीली दीवार देखनी होगी। ताटेयामा, जापान, अप्रैल सन 2012। डिगर पहाड़ पर ढेर सारी बर्फ हटाने के लिए खूब काम कर रहे थे। सर्दियों के दौरान करीब 7 मीटर बर्फ गिरी थी, जो काफी ज्यादा थी।
अब ये लोग इसके बीच से गुजरने वाली एक सड़क साफ कर रहे थे। टाटेयामा कुरोबी अल्पाइन रूट करीब 3000 मीटर की ऊंचाई से गुजरता है, लेकिन ये सर्दियों के दौरान बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। अब बसंत आने पर नई नई खुली इस सड़क पर से टूरिस्ट बसें खतरनाक पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरती हैं। इसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिन्हें बर्फ से काट कर बनाया गया है और इनकी ऊंचाई एक बस जितनी ही होती है और आगे बढ़ने पर इनकी ऊंचाई और ज्यादा हो जाती है। ये बहुत ही विशाल स्नो ड्रिफ्ट हैं। बोल्डर कोलोराडो में मौजूद नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च की एलिजाबेथ बुराकाउस्की इस बारे में बताती हैं। जापान के उत्तरी हिस्से में बर्फ की दीवार एक कुदरती फॉर्मेशन है। करीब 7 मीटर ऊंची बर्फ तभी गिरती है जब तापमान बेहद ठंडा और माहौल में काफी नमी हो। ऐसा तभी होता है जब ढेर सी नमी वाली हवा किसी पहाड़ के ऊपर पहुंचती है। जब गर्म और नम समुद्री हवा इस पहाड़ के ऊपर पहुंचती है तो इसके तेजी से ठंडे होने से बर्फ पैदा करने वाले बेहद सघन बादल बन जाते हैं। बर्फ की ये तादाद काफी ज्यादा है। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह होंगी जहाँ करीब 7 मीटर बर्फ गिरती हो। जब बर्फ की ड्रिफ्टिंग शुरू होती है तो ऐसे ड्रिफ्ट की गहराई 18 मीटर तक हो सकती है। फिर प्रशासन इसे हटाने की कोशिशें करता है और सैलानी इस कोशिश को देख सकते हैं। पूरी दुनिया से लोग बेहद अनोखी लगने वाली इन बर्फीली दीवारों को देखने आते हैं और इसकी वजह भी है। कुछ जगहों पर तो इन विशाल दीवारों की ऊंचाई टूरिस्ट बसों की ऊंचाई से भी दोगुनी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 मीटर गहरी बर्फ को सामान्य नहीं कहा जा सकता। इस सड़क को साफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक स्नो साइंटिस्ट के तौर पर मुझे इस पर यकीन करने के लिए 18 मीटर ऊंची दीवार खुद देखनी होगी। इससे पता चलता है कि अजीबोगरीब मौसम की शक्ल कैसे भी हो सकती है। ग्रिंडेलवाल्ड, स्विट्जरलैंड, सितंबर सन 2012। एल्प्स पर्वत श्रृंखला में ये पहाड़ लाल चमक लिए हुए हैं। ये रंग इतना जबरदस्त है कि लगता है जैसे ये पत्थर ही अंदर से चमक रहे हों। जमीन के स्तर पर सूर्य क्षितिज से नीचे जा चुका है, जिससे ये नजारा और भी अनोखा हो जाता है। ये प्रभाव इतना खास है कि इसे एक नाम ही दे दिया गया है, एल्पेन ग्लो। रैनी सर्वेनी इस बारे में बताते हैं। एल्पेन ग्लो सघन वायुमंडल से सूरज की रोशनी के गुजरने का नतीजा है और हमें पता चला है कि जब रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो छितराती है और अलग अलग रंगों में बट जाती है। सूरज की रोशनी सफेद लगती है, लेकिन हकीकत में हमारी आंखें रंगों के 3 समूहों का एक मिश्रण देखती है, लाल, हरा और नीला। लाल रोशनी के मुकाबले नीले प्रकाश की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। लाल की वेवलेंथ कहीं ज्यादा लंबी होती है और हमारे वायुमंडल के मामले में जब सूरज की रोशनी वायुमंडल से गुजरती है तो सबसे छोटी वेवलेंथ आसानी से छितर जाती है। दिन में 12 बजे के आसपास जब सूरज ठीक सिर पर होता है तो इसकी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत से गुजरना पड़ता है। ऐसे में रोशनी की थोड़ी सी किरणें ही छितराती है और हमें दिन की कुदरती रोशनी मिलती है। लेकिन दिन के उगने और ढलने के वक्त सूरज की रोशनी एक कोण से पृथ्वी पर पड़ती है। तब सूर्य की किरणों को वायुमंडल की ज्यादा मोटी परत से गुजरना होता है, इसलिए ज्यादातर नीली और हरी रोशनी छितरा जाती है, बचती है सिर्फ लाल। इसका प्रभाव दमदार होता है जब सूरज की छनी हुई रोशनी किसी सतह से टकराकर उसे जबरदस्त चमक से भर देती है। तो अगर आप अपनी आंखों को पहाड़ पर हो रहे किसी खूबसूरत सूर्यास्त से हटा सकें तो पीछे देखने पर शायद आपको इतना ही शानदार एक और नजारा भी देखने को मिले। पहाड़ों की चोटियां एक बेहतरीन कैनवस मुहैया कराती हैं। ये इतनी ऊंची होती हैं कि इन पर सूरज की पहली और आखिरी किरणें पड़ती हैं और इनकी गैर मौजूदगी में एक और भी अजीब प्रभाव देखा जा सकता है। इसे कहते हैं बेल्ट ऑफ वीनस। आसमान उन्हीं खूबसूरत एल्पेन ग्लो शेड से सजा है, लेकिन क्षितिज के ऊपर गहरे रंग वाला इलाका ज्यादा हैरत अंगेज है। आप माने या ना माने, लेकिन ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी छाया है, क्योंकि इसे बनाती है खुद पृथ्वी। हम जानते हैं कि हमारी छाया बनती है जब आसमान में सूरज होता है तो पृथ्वी पर हमारी छाया बनती है, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि पृथ्वी की भी अपनी छाया बनती है और कभी-कभी ये छाया इसके इर्द गिर्द मौजूद हवा पर पड़ सकती है। बेल्ट ऑफ वीनस खूबसूरत भी है और इसे समझना भी मुश्किल है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो इसकी किरणों को पृथ्वी रोकती है और इस कारण सामने मौजूद आकाश पर एक छाया बन जाती है।
ये पूरी दुनिया में मौजूद एक अजीब मौसम है। आगे देखिए, वो ये तो बड़ी अजीब चीज है। दिमाग को हैरत में डालने वाला एक रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। ये सफेद रोशनी की एक बड़ी सी गेंद है। ये दिन में भी नजर आ सकती है और रात में भी। हम देखेंगे कि अफ्रीका से चलने वाली हवाओं से कैसे इटली में पानी का अजीबोगरीब भराव हो सकता है। शहर को पानी में नहीं होना चाहिए। और छुट्टी मनाने वाले लोग दानव जैसे लगने वाले बादलों से जान बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने शायद ही कभी ऐसा कमाल का नजारा देखा हो। वेनिस, इटली, नवंबर सन 2012। नहरों के इस शहर में पानी भर गया है। इसके बीच वाला हिस्सा 60% से ज्यादा पानी में डूबा है और ऐसा मौसम से जुड़ी घटनाओं के एक अजीब मेल के कारण हुआ है। इसके लिए हवा भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितनी बारिश। ये बात सुनने में नामुमकिन लगती है। रैंडी सेवेनी इस बारे में बताते हैं। हमें वेनिस कम ऊंचाई वाला एक इलाका लगता है। बेशक इसके बीच से नहरें होकर बहती हैं, लेकिन उनमें पानी का स्तर लगभग एक समान रहता है। ऐसे में शहर में पानी नहीं भरना चाहिए। स्थानीय लोगों ने इसे नाम दिया है एक्वा ऑल्टा, यानी पानी का ऊंचा स्तर। वेनिस में ये बाढ़ मौसम की दो बेहद खास अवस्थाओं की वजह से आई। इनमें से एक है ज्वार। सूरज और चंद्रमा की वजह से पानी अपने अधिकतम स्तर तक पहुंचता है, लेकिन इसके अलावा इसके लिए तेज हवाएं भी जरूरी होती हैं। सी रोको कहलाने वाली इन हवाओं की शुरुआत अफ्रीका के गर्म और सूखे सहारा से होती है और ये दक्षिण यूरोप तथा एड्रियाटिक सी की तरफ बहने लगती हैं। पतझड़ और बसंत के बीच इन हवाओं का मेल ज्वार से हो जाए तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। इससे पानी वेनिस में दाखिल होकर नहरों के स्तर से भी ऊपर होकर इमारतों और फुटपाथों पर भर सकता है। गंभीर एक्वा ऑल्टा का यह हादसा औसतन हर 4 साल में होता है। वेनिस आए सैलानियों की खुशकिस्मती से एक्वा ऑल्टा की अवधि छोटी ही होती है और हवाओं के रुकने से ज्वार भी जल्दी ही लौट जाता है। ऐसे में आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि कहीं आपकी छुट्टियां बर्बाद न हो जाए। लोग ये बात काफी समय से जानते हैं कि वेनिस धीरे धीरे डूब रहा है। बेशक इस प्रतिक्रिया को धीमी करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन रोमांस के इस शहर का भविष्य अनिश्चित ही है। फिलहाल जिंदगी की गहमा गहमी जारी है। जल भराव के इस चक्र के बावजूद लोग यहाँ जिंदगी का मजा लेने से नहीं चूकते। बेशक ये बात अजनबियों को अजीब लगे, पर स्थानीय लोगों के लिए पानी और अजीब मौसम के साथ ये इस शहर में जीने का एक और हिस्सा है। माउंट ब्रेनन, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, अगस्त सन 2009। हाइकर 2400 मीटर ऊंचे इस डोम पर जा रहे हैं। जब टीम ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है तो उन्हें जमीन पर लाल रंग की बर्फ वाला एक रहस्यमय धब्बा मिलता है। ये तो खून जैसा है। खुशकिस्मती से इस जगह कोई हादसा नहीं हुआ है, पर इससे जुड़ा सच तो और भी अजीब है। इसे कहा जाता है वाटरमेलन स्नो। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के राफेल कुडेला इसके लिए जिम्मेदार चीज के बारे में बताते हैं। इस जगह पर आपको जो बर्फ मिलेगी वो दिखने में तरबूज जैसी होती है। इसका रंग चटक गुलाबी यानी तरबूज जैसा होता है। अगर आप ध्रुवीय या ऊंचे इलाके में जाएं तो वहाँ एक खास किस्म की एल्गी खूब पनपती है। ये एल्गी बर्फ में खूब उगती है। ये एल्गी हैरत अंगेज ढंग से सख्त जान होती है। अगर आप इस तरह के माहौल में किसी और एल्गी को रखेंगे तो वो जम जाएगी। बेहद कम तापमान ही मौसम से जुड़ी ऐसी अप्रिय स्थितियां नहीं है जो सूक्ष्म जीवों को झेलनी पड़ती हैं। उन्हें तो सूरज का सामना भी करना पड़ता है। एलिजाबेथ बुराकाउस्की बताती हैं। जब आप ऊंचे इलाकों में होते हैं तो वहाँ कम ऑक्सीजन होती है। इस कारण सूर्य की कहीं ज्यादा यूवी किरणें वायुमंडल से सतह तक पहुँच पाती हैं और ये चीज बेहद संवेदनशील सेल वाली किसी एल्गी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। जैसे यूवी प्रकाश से इंसानों को सनबर्न हो सकता है, यहाँ की एल्गी के लिए भी ऐसा जोखिम रहता है। तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी में इंसानों को अपने बचाव के लिए सिर्फ सन ब्लॉक की एक बोतल खरीदनी होती है, लेकिन एल्गी ये सन ब्लॉक खुद ब खुद बना लेती है, रंगों की इन चटक लकीरों को बनाकर। इस खास लाल पिगमेंट को कहते हैं कैरोटेनॉइड। यही रसायन टमाटर और गाजर को उनका रंग देता है। कैरन कुसिवा इस कुदरती सन ब्लॉक की ताकत के बारे में बता रही है।
इस तरह की स्थितियों में ये एल्जी कैसे जिंदा रह पाती हैं? अगर हम ऊंचाई वाले इलाकों में उगने वाली एल्जी को दिखाने के लिए इस यूवी पेंट का इस्तेमाल करें और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली सूरज की रोशनी इस पर पड़े तो ये इसके पार निकलती दिखाई पड़ेगी और इस तरह एल्जी को नुकसान होगा। अगर इस एल्जी के ऊपर बर्फ की हल्की सी परत भी हो तो भी हम देख सकते हैं कि बर्फ इन अल्ट्रावायलेट किरणों को एल्जी तक पहुंचने से रोक नहीं पाती है। तो एल्जी ने खुद को जिंदा रखने के लिए इस बेरहम माहौल के मुताबिक ढलने के लिए कैरोटीन बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमारे पास टमाटर का मामूली पेस्ट है जिसे आप किसी सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं और ये पेस्ट इस एल्जी के लिए एक सन ब्लॉक की तरह काम करता है। ये कैरोटीन को बनाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं जब इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करना पड़ता है तो ये रेडिएशन उसके पार नहीं निकल पाता। अल्ट्रावायलेट किरणों का सामना कर पाने वाली ये एल्जी पर्वतारोहियों को कुछ याद दिलाती है। वाटरमेलन स्नो नजर आते ही अपना सन ब्लॉक निकालिए क्योंकि आप उग्र मौसम वाले इलाके में हैं। नाका बेल्जियम, अगस्त सन 2013। तट पर छुट्टियां मनाने वालों का सामना मौसम से जुड़ी एक बेहद अजीब स्थिति से हो रहा है। इसे कहा जाता है शेल्फ क्लाउड। सैलानियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और इसमें हैरानी भी क्या है, ये तो तबाही वाली किसी फिल्म का दृश्य लग रहा है। मौसम की ये अजीब स्थितियां ऐसी लग रही हैं जैसे दूसरे ग्रह के विशाल मदरशिप हमारे वायुमंडल में दाखिल हो रहे हैं। तूफानों का पीछा करने वाले बेन हॉलकम ने इन लाल और खतरनाक बादलों को बेहद करीब से देखा था। मुझे ये बादल अपनी तरफ आता दिख रहा था तो मैं पार्किंग में गया और ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया और कुछ तस्वीरें ले ली। ये अजीब शेल्फ क्लाउड सिर पर से गुजर गया और उसके पीछे था बेहद खतरनाक स्याह आसमान। ये एक बहुत बड़ा गरज भरा तूफान था। मीटियोरोलॉजिस्ट माइक चुलिनस इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझते हैं। शेल्फ क्लाउड मुझे बहुत मजेदार लगते हैं क्योंकि वो बड़े अपशकुनी दिखते हैं। ये अक्सर गहरे रंग के होते हैं और किसी गरज भरे तूफान से आगे आपकी तरफ बढ़ते हुए लगते हैं। आपको लगेगा जैसे बादलों में से कोई दानव आगे की तरफ आ रहा हो। असल में ये बाहर की तरफ आ रही ठंडी और सघन हवा होती है। किसी गरज भरे तूफान के दौरान क्यूमुलोनिम्बस बादल ठंडी हवा के दमदार डाउन ड्राफ्ट पैदा करते हैं जो नीचे और आगे की तरफ फैल जाते हैं। ये ड्राफ्ट तूफान के आगे मौजूद गर्म हवा की सतहों को दबाते हैं। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसमें फंसी नमी ठंडी और कंडेंस होकर शेल्फ जैसे बादल बना देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की काटिया फ्रेडरिक इस तुलना की एक और जबरदस्त चीज से करती है। ये है एवलांच। आपने देखा होगा कि एवलांच के अगले हिस्से में ढेर सा ऐसा मलबा होता है जो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ये किसी गरज भरे तूफान से निकलने वाली ठंडी हवा के समान ही होता है। आपको सिर्फ एक चीज नजर आती है, शेल्फ क्लाउड के रूप में कंडेंस होती गर्म हवा। पहाड़ पर से नीचे बेकाबू होकर गिरती ढेर सी बर्फ की तरह गरज भरे तूफान से भी ठंडी हवा लगातार निकलती रहती है। मैं वहाँ शेल्फ क्लाउड को देख रहा था। इसके किनारे पर पहुँचते ही इसमें से ठंडी हवा बाहर निकलने लगी। मैंने अब तक जो बेहतरीन नजारे देखे हैं उन्हीं में से एक था। तूफान द्वारा बाहर फेंकी गई मजबूत हवाओं से न सिर्फ शेल्फ क्लाउड बनता है बल्कि इनसे इसकी बाहरी आकृति भी स्मूथ बनी रहती है। और क्योंकि ये माहौल बहुत उथल पुथल भरा होता है तो इन शेल्फ क्लाउड का आकार भी बहुत अलग तरह का गोल होता है क्योंकि इन तूफानों के इर्द गिर्द बहुत बड़े स्तर पर रोटेशन होता रहता है। शेल्फ क्लाउड का स्थिर और लगभग ठोस आकार इस बादल के पीछे आ रहे जबरदस्त तूफान के वजूद को छिपा देता है। कोई शेल्फ क्लाउड आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन वो किसी ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा होता है। अगर आपको कोई बड़ा सा शेल्फ क्लाउड दिखे तो उसके पीछे काफी ताकतवर गरज भरे तूफान के होने की पूरी आशंका होती है। इससे कोई इनकार नहीं है कि शेल्फ क्लाउड बहुत ही अनोखी चीज लगते हैं। बेशक ये किसी बाहरी दुनिया से आए हमलावर नहीं होते लेकिन एक चीज तय है कि ये बादल दिल में घबराहट जरूर पैदा करते हैं। आगे देखिए, आसमानी बिजली की जबरदस्त आतिशबाजी जो किसी मकड़ी जैसी लगती है। ये पूरे आसमान में नजर आती है। जहां नजर डालिए ये वहीं होती है। और मामूली बादल पैदा करते हैं अजीबोगरीब आकार। आपको लगेगा कि ये बादल तो किसी मगरमच्छ या एलिगेटर के सिर जैसा है। फ्रेडरिक्सबर्ग, टेक्सास, मई सन 2013। वाह,
कुदरत पृथ्वी के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक पेश करने वाली है। इस आसमानी करामात को कहते हैं स्पाइडर लाइटनिंग। तूफान का पीछा करने वाले हैंक शेमा का कहना है कि ऐसी चीज जिंदगी में कभी कभार नजर आती है। मैं करीब 15 साल से आसमानी बिजली का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी शानदार बिजली पहले कभी नहीं देखी। हैंक की कोशिश है कि वो कुदरत के इस कमाल के करिश्मे के दौरान गाड़ी ठीक से चलाते रहें, जो और बड़ा होता जा रहा है। अमूमन जब इस तरह की बिजली चमकती है तो ये तूफान के कमजोर पड़ने का संकेत होता है, लेकिन उस दिन तूफान की ताकत बनी हुई थी और इसमें लगातार चमकती बिजली किसी मकड़ी की तरह पूरे आसमान में फैल रही थी। इससे ये नाम आसमान में मकड़ी जैसी अपनी हरकतों की वजह से मिला है और ये घटना जितनी दुर्लभ है उतनी ही शानदार भी। तूफान विशेषज्ञ जॉर्ज कुरूनस जानते हैं कि शानदार दिखने वाली आसमानी बिजली पृथ्वी पर किसी जन्नत से कम नहीं। हकीकत ये है कि हम अमूमन किसी तूफान के अंदर गरज रही हर बिजली को नहीं देख पाते हैं। ऐसी ज्यादातर बिजली बादल के अंदर ही चमकती है, जिससे बादल के अंदर रोशनी होती रहती है, लेकिन आपको ये बिजली नजर नहीं आती। लेकिन स्पाइडर लाइटिंग इस तरह की होती है कि अगर ये आपके करीब हो तो आपको यकीनन इसका बहुत अच्छा नजारा मिलेगा। हम उन्हें कहते हैं एनविल क्रॉलर्स। कोई स्टॉर्म चेजर इसे इसी नाम से बुलाता है। ये पूरे आसमान में नजर आती है, जहां नजर डालिए ये वहीं होती है। इसमें रोशनी का गजब का फैलाव होता है। ये बिजली जिन कमाल के रास्तों पर चलती नजर आती है उन्हें कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न्स। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो ड्वायर इस बारे में बता रहे हैं। इस बिजली से एक हॉट चैनल बन जाता है। इसमें हवा गर्म होती है जो इसे एक कंडक्टर बनाती है और फिर इसे गर्म ही रखने के लिए बिजली इसमें करंट को भेजती है और इसी वजह से आपको नजर आने वाला डेंड्रेटिक पैटर्न बनता है। ये अनोखा स्टाइल आपको हैरत अंगेज जगहों पर मिल सकता है। आसमानी बिजली जिस तरह का डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है, कुदरत में वो अक्सर नजर आता है। आपने इसे कई जगह देखा होगा। पेड़ों में ये चीज उनकी डालियों में और नदियों में उनके बहाव के दौरान नजर आती है। बहते हुए पानी या किसी पौधे की पड़वार की ही तरह आसमानी बिजली भी फैलना चाहती है। इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट जेफ बेहारी इस बिजली की दिलचस्प गतिविधि को एक छोटे स्तर पर पैदा करते हैं। आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाइन का ये बड़ा सा लट्ठा। इसमें मैंने कुछ कीलें ठोकी हैं ताकि उनसे कुछ तार जोड़ सकूं। मैं 15,000 वोल्ट के एक नियॉन साइन ट्रांसफार्मर के जरिए इस लकड़ी को इलेक्ट्रीफाई करूंगा। आपको किसी भी हालत में घर पर इसे नहीं आजमाना चाहिए, बहुत खतरनाक है। जब इस लकड़ी में बिजली दौड़ेगी तो शायद हमें मकड़ी जैसी एक बनावट, स्पार्क का डेंड्रेटिक पैटर्न दिखाई पड़ेगा और वो लकड़ी की पूरी सतह पर बन जाएगा। पानी डाल देने से लकड़ी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि लकड़ी पर जलती हुई लकीरें बन रही हैं। जैसे आसमान से बिजली जमीन की तरफ कई चैनल में बढ़ती है, वैसे ही लकड़ी भी बेहद दिलकश पैटर्न में जल रही है। ये एक बहुत खूबसूरत प्रभाव है। लगता है जैसे लकड़ी पर कोई कलाकृति बनाई जा रही हो। कला बिजली के जरिए? यकीनन ऐसी कलाकृति कुछ $1 की तो होगी ही। मगर हैरत अंगेज स्पाइडर लाइटनिंग को देखना तो अनमोल होता है। द सॉल्वे फर्थ, यूनाइटेड किंगडम, अक्टूबर सन 2011। सूर्य के डूबते वक्त इस कमाल की तस्वीर को लिया गया। लग रहा है जैसे आसमान में लाल रंग का कोई बड़ा सा गरुड़ उड़ रहा हो। बादल विशेषज्ञ गेविन प्रेटरपेनी जानते हैं कि मौसम कुछ गजब की कलाकृतियां रच सकता है। अगर आप आसमान पर नजर डालें और बादलों को देखें तो कुछ ही देर में आपको उनमें अलग अलग आकार दिखने लगेंगे। लगता है जैसे बादल आपको अपनी तरफ खींच रहे हो। उंगलियों की छाप की तरह कोई भी दो बादल एक से नहीं होते। उनके आकार तो बहुत तरह के हो सकते हैं। मुश्किल काम होता है उन्हें कैमरे में कैद करना, लेकिन नतीजे शानदार हो सकते हैं। चाहे बादलों में दौड़ता लगता कोई इंसान हो या भूत जैसा कोई चेहरा, बादलों से बने विशाल हाथ हों या फिर पूरे के पूरे देशों का नक्शा। मीटियोरोलॉजिस्ट माइक चोलिनस जानते हैं कि नीरस सा लगने वाला मौसम कुछ असाधारण रचनाएं कर सकता है। अक्सर ही ये बादल आपको
नुकसान ना पहुंचाने वाली वायुमंडलीय स्थितियों में मिलेंगे। ये हैं अच्छे मौसम में मिलने वाले क्यूमुलस क्लाउड। इनमें से कुछ बादल किसी गरज भरे तूफान से बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर नहीं होता, ये कमजोर होता है। ये माहौल कमजोर होता है जिसमें अपड्राफ्ट ज्यादा ताकतवर नहीं होते। कभी कभी ऐसे तूफान का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगता है और तब बादल किसी मगरमच्छ या एलिगेटर के सिर जैसे दिखते हैं। इस कमाल की तस्वीर को सन 2011 में चीन के ऊपर लिया गया था। पलटे हुए इस तूफानी बादल से एक डरावने रेप्टाइल की तस्वीर बनी। आज के मौसम का पूर्वानुमान, मगरमच्छ जैसे बादल नजर आ सकते हैं। आगे देखिए, एक रहस्यमय रोशनी जो 50 साल से भी ज्यादा से लोगों को हैरत में डाल दी आई थी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल की चीज है दोस्त। आखिरकार उसका राज खुल गया। आप हवा में आगे बढ़ती इस लेजर लाइट को देख सकते हैं। पॉल्डिंग, मिशिगन, अक्टूबर सन 2010। ओह माय गॉड, ये चीज ज्यादा ही अजीब है। ओह इस पर तो यकीन ही नहीं हो रहा दोस्त। ओह माय गॉड, ये क्या है? बाप रे, ये तो अजीब लग रही है। इस दूर दराज शहर की सीमाओं पर एक ऐसा रहस्य मौजूद है जो 50 साल से भी ज्यादा से लोगों को हैरत में डालता रहा है। इसे नाम दिया गया है पॉल्डिंग लाइट। ये तो काफी नजदीक आ गई है। अब इसके नीचे एक और लाइट है। हाँ, आसमान में मंडराती ये अजीब सी रोशनी किस वजह से हो सकती है? कुछ लोगों के मुताबिक ये एक सुपर नेचुरल चीज है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार है मौसम। ये काफी चमकदार है। बीते दशकों के दौरान हजारों लोग इस अलग थलग जगह पर आकर खुद इस रोशनी को देख चुके हैं। एंड्रिया मैसेज यहाँ की स्थानीय निवासी और लेखिका हैं और इस पर बराबर नजर रखती आई हैं। मैं पॉल्डिंग लाइट्स को देखने पिछले 5 साल से आती रही हूँ। इन 5 सालों में शायद मैंने इन्हें 300 या 400 बार तो देखा होगा। यहाँ होती है वो बदनाम पॉल्डिंग लाइट और यहीं से उन रोशनियों को देखा जाता है। सामने आप जो बैरिकेड देख रहे हैं, लोग इस बैरिकेड के पास ही इकट्ठा होकर पॉल्डिंग लाइट्स को देखते हैं। एंड्रिया इन लाइटों को देखने वाली जगह से कई अलग अलग तरह की रोशनियां देख चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे ज्यादा नजर आती है। ये सफेद रोशनी की एक बड़ी सी गेंद है। ये दिन में भी नजर आ सकती है और रात में भी। ये कभी भी दिखाई पड़ सकती है। इसका आकार किसी हीरे जैसा है। ये आसमान में ऊपर की तरफ उठती है, ये जमीन की तरफ आती है, ये और छोटी हो जाती है, ये हिलती है और फिर झिलमिलाकर गायब हो जाती है। ये रोशनी इतनी मशहूर हो गई कि मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के जरिए इसकी तह तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने इस जगह ताकतवर टेलीस्कोप लगाकर रोशनी के संभावित स्रोत की पहचान की। हैरत की बात थी कि करीब 6.5 किलोमीटर दूर उन्हें कारें नजर आईं। ये एक हाईवे था। बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये रोशनियां क्षितिज के काफी ऊपर नजर आती थी। लेकिन अगर ये पॉल्डिंग लाइट दूरी पर मौजूद कारों के कारण पैदा होती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा था मौसम में। ये जानकर हैरत हुई कि मिशिगन के ऊबड़ खाबड़ इलाके की वजह से प्रकाश मुड़ रहा था। मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी के माइक रॉगमैन इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पॉल्डिंग लाइट्स वाला इलाका दरअसल एक घाटी है, तो किसी गर्म दिन जब हवा काफी तेजी से ठंडी होती है तो ये ठंडी हवा घाटी में आ जाती है, तो जमीन के नजदीक वाली हवा ठंडी होती है और ऊपर आते आते ये गर्म हो जाती है। इस अजीब घटना को कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। मौसम की सामान्य स्थितियों में हवा सबसे गर्म होती है और इसलिए जमीन के स्तर पर कम सघन होती है और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए ठंडी होती जाती है। लेकिन किसी टेम्परेचर इन्वर्जन की सूरत में उल्टा हो जाता है। रोशनी देखने वाली जगह और 6.5 किलोमीटर दूर हाईवे के बीच वाली घाटी ठंडी हवा से भर जाती है और सूरज उसे गर्म नहीं कर पाता। लेकिन घाटी के ऊपर वाली हवा गर्म होती है और ये ठंडी और सघन हवा की सतह पर रुक जाती है। हवा की सघनताओं में मौजूद ये फर्क किसी कार की हेडलाइट को ऐसा दिखा सकता है जैसे ये ऊपर से आपकी तरफ आ रही हो। रटगर्स यूनिवर्सिटी के फिजिक्स स्पेशलिस्ट डेविड मायूलो हमें दिखाते हैं कैसे। हम मानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ। मेरे पास एक लेजर है, ये बखूबी चमक रही है और अगर हम इसके रास्ते में कोहरे जैसे हालात बनाए तो भी लेजर लाइट हवा में सीधी चलती रहती है। ये तरल सॉल्यूशन ऊपर के मुकाबले नीचे तली में ज्यादा सघन है। ये भी टेम्परेचर इन्वर्जन जैसा ही मामला है। अगर मैं इसी लेजर को टैंक के आर पार गुजारूं तो आपको बीम थोड़ी सी मुड़ती नजर आएगी।
और अगर मैं टैंक में मौजूद इस लेजर की स्थिति को बदलता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बीम और भी ज्यादा मुड़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टैंक में कई तरह की डेंसिटी मौजूद है और इस डेंसिटी को बदलने के कारण लेजर बीम टैंक की तली की तरफ मुड़ जाती है। जब रोशनी एक से दूसरी डेंसिटी की तरफ जाती है तो वो मुड़ जाती है और हमें यहाँ वही नजर आ रहा है। आंखों को ये सिर्फ एक घाटी नजर आती है, लेकिन इसके अंदर हवा की डेंसिटी में होने वाले तेज बदलाव रोशनी को नीचे की तरफ खींचते हैं। इस मामले में रोशनी हेडलाइट से निकलकर काफी इलाके में फैल जाती है और इसकी कुछ रोशनी आसमान की तरफ भी जाती है। वहीं रोशनी आसमान से मुड़कर नीचे आपकी तरफ आती है। ये पूरी तरह एक कुदरती भ्रम है। यहाँ इंसान की बनाई कोई चीज मौजूद नहीं है, बस मौसम की ताकत के कारण ऐसा होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन रोशनी को मोड़ देता है, इसलिए दूर मौजूद कार की लाइटें हकीकत से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर नजर आती हैं। रोशनी की हरकत और उसका हिलना इस अजीब प्रभाव को और अनोखा बनाता है। ये झिलमिलाती लगती है क्योंकि ये हवा उथल पुथल भरे तरीके से लगातार आपस में मिलती रहती है और इसी की वजह से प्रकाश की तरंगें मिलकर आपकी आंखों तक पहुंचती है और इसलिए मृग तृष्णा झिलमिलाती महसूस होती है। लगता है कि 50 साल के बाद आखिरकार ये रहस्य सुलझ ही गया। ऊंचे नीचे इलाके और टेम्परेचर इन्वर्जन के